अब आप अपना परिचय दें बोर्ड को, जिस पे हम आपका इंटरव्यू और आगे बढ़ाएं। सर, मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडीएम, जिला श्री गंगानगर के एक कृषक परिवार से संबंध रखता हूं। मैंने अपना स्कूलिंग और ग्रेजुएशन पास की तहसील से शारदा कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंडर आता है, वहाँ से किया है। मेरे विषय पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर थे। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के साथ में की, और उसमें सर पहले प्रयास में 2018 में मैंने IRTS को ज्वाइन किया। 19 में सर मैंने स्विच करते हुए इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस को ज्वाइन किया, और अभी सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और मैं आपके सामने हूँ सर। इसीलिए शायद आप परंपराओं में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि परंपरागत जो बच्चे मिले, जो सिविल सर्वेंट का, जो सिविल सर्विसेज का दायरा दिखा, वैसे तो व्यक्तिगत रुचि है, हम जिस फील्ड में जाएं अच्छा करें। सामान्यतः देखा गया IRTS को प्रिफर ज़्यादा किया जाता है डिफेंस अकाउंट से। आपने 1 साल की सीनियरिटी भी लूज की और डिफेंस अकाउंट को चुना, क्यों? इसका आपका क्या वो था? सर, मुझे लगता है कि ये परंपरा से जुड़ी हुई ही एक प्रकार का कदम है। सर, मैंने IAS की प्रिपरेशन के लिए अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी, और IRTS वो एक डायनेमिक और काफ़ी टाइम डिमांडिंग सर्विस है। जब मैंने इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के बारे में, जो मेरे को 2nd अटैम्प्ट में अलॉट हुई, अकाउंट सर्विसेज में सर थोड़ा सा टाइम मुझे तैयारी के लिए मिल जाता, इसलिए मैंने ये सर्विस ज्वाइन की। और सर इस बार मैंने अच्छे तरीके से उसमें प्रिपरेशन करके, और अभी मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, डिफेंस अकाउंट आपने केवल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आपको समय मिले? जी सर। अच्छा, अभी जब हम डिफेंस की बात करते हैं और खासकर हम डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, और आजकल की जो हालात हैं ग्लोबल उस पे, जी सर, तो उसमें एक दायरा फिर दिखने लगता है कि आखिर हमारा एक्सपेंडिचर क्या है और वहाँ चाइना के आसपास हम कहाँ खड़े हैं। जी सर। कुछ कंपैरिजन करके बताइए कि बजट उस पे, एक्सपेंडिचर उस पे, चीन और भारत का क्या अनुपात है? सर, चीन का डिफेंस बजट भारत का 3 गुना है। भारत का इस साल का डिफेंस बजट 5,25,000 करोड़ रुपए का था, और चाइना का भारत से 3 गुना ज़्यादा है। तो एक प्रकार से चाइना का बजट सर डिफेंस के मामले में काफ़ी ह्यूज है सर। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? सॉरी सर, पाकिस्तान का आंकड़ा मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, जब भी किसी चीज़ की, या जब भी हम बजट प्रस्तुत करते हैं, हम डिफेंस पे एक दायरा जरूर देखते हैं और इसको एक बड़ा महत्वपूर्ण मद मानते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हमारे पास अन्य जो सेक्टर हैं वहाँ से कभी डिमांड उठती है। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि अब हमें डिफेंस को इतना एक्सक्लूसिव बजट की ज़रूरत नहीं है। जी सर। क्या मानना है आपका? सर, मेरा मानना है कि हमारी जो एक ज्योग्राफिकल और ऐतिहासिक कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमारा डिफेंस का बजट है वो बने रहने देना चाहिए, क्योंकि नियर बाई नेबर में हमारे शत्रु देश विद्यमान हैं, और हमारी सीमा विवाद भी चलते रहे हैं चीन और पाकिस्तान के साथ। तो उस मामले में सर राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए डिफेंस का बजट अनिवार्य सिद्ध होता है। और अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो हम अंदर विकास की बात करें तो ये भी सर तर्कसंगत नहीं लगता। तो डिफेंस के बजट को रैशनलाइज किया जाना चाहिए, बजाय कि इस पर प्रश्न उठाने के। इसमें तर्कसंगतता के काफ़ी संभावनाएं विद्यमान है सर। अच्छा, अभी रशिया से भारत की S-400 की डील चल रही है, और बहुत सारे अमेरिकी दबाव या अन्य प्रेशर के बावजूद हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप पहले तो ये बताइए कि S-400 आने से भारत को ऐसा क्या लाभ होने वाला है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अमेरिका से उसको मिल रही हैं उसके बावजूद वो अपनी ऑटोनॉमी को लेकर चलना चाहता है, और कितने का ये डील है S-400? सर, डील का एग्जैक्ट अमाउंट अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। और S-400 से सर कुछ बेनिफिट होंगे कि सर S-400 है वो स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक है, जो कि मिसाइल डिफेंस तकनीक के तौर पर काम करता है। इससे सर 2 फ्रंट में, अमेरिका और चाइना में, हम जो एयर स्ट्राइक्स है उनसे बच सकते हैं। उसके अलावा नॉन कन्वेंशनल हाइब्रिड वारफेयर में, जिसमें ड्रोन का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, S-400 तकनीक ड्रोन के विरुद्ध भी बहुत अधिक प्रभावी साबित हुई है। उसके अलावा सर S-400 अगर हम लेते हैं तो भविष्य में S-500 लेने की संभावनाएं हमारी प्रबल होगी। अमेरिका कह रहा है कि मैं तुम्हारा हर जगह साथ दे रहा हूँ, क्वाड तुम्हारे लिए हमने बनाया। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर और परमानेंट मेंबरशिप से लेकर हर जगह साथ खड़े हैं। आज हम तुम्हारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं इस साल से। हमारा थॉड ले लो। आप जानते होंगे अमेरिका का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है थॉड। उतना ही सोफिस्टिकेटेड माना जाता है, फिर भी हम थॉड नहीं ले रहे हैं। अगर हम अपनी सुरक्षा से कहीं समझौता नहीं कर रहे हैं, अमेरिका का साफ कहना है कि जब आपको ऐसी चीज हम दे रहे हैं तो आप रशिया के साथ क्यों जा रहे हो, आप हमसे ही लो।
थर्ड और S-400 के कंपैरिजन के साथ इस जो कमेंट है उसको एनालाइज कीजिए। सर थार्ड और S-400 का बिल्कुल माइनर कंपैरिजन तो सर मैं नहीं कर पाऊंगा, इस मामले में अपडेट नहीं रख पाया हूँ। लेकिन सर S-400 के बारे में कहा जाता है कि आज तक की मिसाइल डिफेंस तकनीक में S-500 को छोड़ें तो ये सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट है। दूसरा सर, अच्छा, कहीं प्रैक्टिकली इसने प्रयोग किया है S-400? अभी S-400 का किसी जगह पर किसी उसमें प्रैक्टिकल प्रयोग हुआ है कि हम ये जान पाए कि नहीं ये सही में बहुत बेहतर है, हमें इधर जाना चाहिए? सर टेस्टिंग के तौर पे इस्तेमाल हुआ, प्रैक्टिकल प्रयोग के बारे में सर मुझे अभी जानकारी। सीरिया के बारे में जानते हैं आप? जी सर। सीरिया में इसका प्रैक्टिकल यूज हुआ। थैंक यू सर। अच्छा, फिर बताइए, तो जब अमेरिका कह ही रहा है इसके आसपास हैं और वो हर जगह आपको सुविधाएं दे रहा है, फिर भी हम S-400 पे क्यों है या रशिया के साथ क्यों है? सर हम इसके एक मुख्य कारण सर आर्थिक कारण है। अगर कोई चीज़ हमें सस्ते दाम पर मिल रही है तो सर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को महंगी तकनीक खरीदनी चाहिए, और जबकि जो सस्ते दाम पर मिलने वाली तकनीक है वो सबसे अत्याधुनिक है। अगर मैं कहूँ उतने ही दाम पे मिल जाएगा तो? सर उतने दाम पे मिले तो हम सोच सकते हैं अमेरिकी तकनीक के बारे में भी। और इस मामले में सर हम पूरी तरह से रणनीतिक स्वायत्ता को फॉलो कर रहे हैं कि हम किसी भी देश के दबाव में आकर उसके साथ डील नहीं करेंगे। जो भारत की ज़रूरतें होगी, भारत के आर्थिक संसाधन है, उसके आधार पर हम लोग डील करेंगे सर। अच्छा, भारत को अगर इस समय देखा जाए, खासकर कोविड और कोविड के बाद, जी सर, तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि जब से कोविड एरा और अब पोस्ट कोविड एरा मान लें, तो इसमें भारत के समक्ष 3 सबसे बड़ी चुनौतियां आपको क्या दिखती हैं जिससे शॉर्ट टर्म में हमें आगे निकलना होगा? माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूँ सर प्रश्न का। 2019 से 2022 अप्रैल तक ऐसी कौन सी चीज़ें हुई हैं भारत के समक्ष, जो चुनौतियां आई हैं, 3 चुनौतियां, जिसको लगता है कि थोड़े ही समय में हमें इससे बाहर निकलना होगा, नहीं तो हमारे जो क्रेडिबिलिटी है, जो हमारा डेवलपमेंट है या जो हमारी डिग्निटी है, वो प्रभावित होगी? 3 चैलेंजेस। सर पहली चुनौती जो सप्लाई चेन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके स्तर पर हमें बहुत अधिक अच्छे तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है वो विकसित देशों की तुलना में भारत की काफ़ी कम है, और इस स्तर पर हमें प्रयास करना होगा। दूसरा सर, हेल्थ के स्तर पर हमें और अधिक आगे बढ़ना होगा। जिस प्रकार से सेकेंड वेव में अत्यधिक जान माल की हानि हुई थी और हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी नुकसान हुआ था, तो हेल्थ के स्तर पर हमें सर इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ना होगा। और तीसरा सर, जो डिजिटल एजुकेशन का या डिजिटलाइजेशन का स्तर है, उसके स्तर पर जो साइबर सिक्योरिटी के अलावा डिजिटलाइजेशन को हमें और अधिक तेजी से आगे बढ़ाना होगा। चलिए, इस समय का मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी की बात आते ही हमें सिखाया जाता है कि बड़ी वाइब्रेंट रही है, पुराने समय से रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत सारे शब्द कहे, लेकिन जब इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है तो एक शब्द जोड़ा गया, डेमोसाइड। आपने पढ़ा है डेमोसाइड? सॉरी सर, इस शब्द कहा गया कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है भारत में, स्वतंत्रताएं नहीं है अभिव्यक्ति की, और खासकर डिजिटली जो हम कहें ऑनलाइन जो एक्सप्रेशन है उस पर काफ़ी बैन है। इन सबको देखते हुए आप भारतीय लोकतंत्र को कहाँ देखते हैं? सर मैं भारतीय लोकतंत्र को एक संक्रमणशील अवस्था में देखता हूँ, जो कि निरंतर परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। हमारे संविधान में जिन मूल्यों को बनाया गया वे अपने समय के स्तर से काफ़ी आगे के मूल्य थे। जहाँ विकसित देशों को बहुत से साल लगे पूर्णतः लोकतंत्र की तरफ आने में, वहाँ भारत का संविधान अपनी आज़ादी के साथ ही नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। और इस स्तर पर सर मुझे लगता है कि भारत का जो डेमोक्रेसी है वो कुछ बाधाओं के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक प्रश्न मेरा और बताइए, एक इस जमाने में कहा जा रहा है रियल इज वर्चुअल एंड वर्चुअल इज रियल, इस कोटेशन को आप कैसे देखते हैं? रियल इज वर्चुअल एंड वर्चुअल इज रियल नाउएडेज। सर इसका एक जो व्याख्या है, मैं ये सोच पा रहा हूँ कि रियल इज वर्चुअल का मतलब है कि जो आज के समय में हम लोग डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे पहले एजुकेशन के स्तर पर हम लोगों को हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्लासेस लेनी होती थी, लेकिन अब हम लोग वर्चुअल स्तर पर वो काम कर पा रहे हैं। तो रियल इज वर्चुअल का वो मतलब हो रहा है। और दूसरा सर, वर्चुअल इज रियल का मतलब मैं सर अभी डिसाइफर नहीं कर पा रहा हूँ सर।